Hello dear students, hope you all are fine at your home. So beta, today we are going to start unit 6, okay? That is towards a more peaceful world. So beta, in this unit we have already read chapter 15, the birth of the United Nations. सो बेटे इस चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था कि वर्ल्ड में 2 वॉर्स हुई, ओके 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 में एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में. तो बेटा ये जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुई तो इससे जो मतलब ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक बात जो थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो एक दिन दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी. और जो ह्यूमन बीइंग का जो मतलब मेन जो एम है, ठीक है ना, जो उनका मेन एम है, क्या एम है? प्रोग्रेस, ठीक है. तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी तो उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ, ठीक है, इसको बनाया. यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इसका मेन एम जो था, मेन जो मतलब इनका मोटिव था दैट इज़ पीस, ठीक है. वर्ल्ड पीस मतलब पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना, ठीक. वो चाहते थे कि जो 2 वर्ल्ड वॉर हुई तो इतनी तबाही हुई, अब जो 3rd वर्ल्ड वॉर है भी अगर वो हुई तो क्या है, पूरी की पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी. क्योंकि आज की डेट में आप जानते हो कि हर एक ने, जैसे कहते हैं ना कि परमाणु बम, ठीक है ना, तो वो बना लिए हैं. तो अगर किसी भी एक कंट्री ने अगर उसका यूज़ किया तो पूरी की पूरी दुनिया ही जो है वो नष्ट हो जाएगी. तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको बनाया गया और इसका बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ, ठीक है. इसने बहुत सारे मतलब जो एम्स लेके चली, ठीक है, तो वो भी इसने फुलफ़िल किए. तो बेटा आज हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं 16, दैट इज़ हाउ द यूनाइटेड नेशंस वर्क, ठीक है. हमने इसके बर्थ के बारे में और इसके एम्स के बारे में लास्ट चैप्टर में रीड कर लिया था, बट आज हम इसका, ठीक है, जो मतलब वर्क है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड मतलब इकट्ठी हुई नेशन, राष्ट्र, ठीक है, कि कुछ राष्ट्र इकट्ठे होके जिन्होंने मतलब एक गुट होके, ठीक है, काम किया. यस, तो उनके हम काम के बारे में आज देखेंगे. तो कहते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट इज़ UN आर इन न्यूयॉर्क, ओके. इसका जो हेड क्वार्टर है, मेन जो है प्लेस, वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में. जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, तो मतलब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं तो वो मतलब पूरी कंट्री पे, ठीक है, अपना राज करते हैं, ठीक. बट कहाँ बैठ के करते हैं? दिल्ली में, ठीक है. दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है और वहाँ से वो पूरा चीज़ों को होल्ड करते हैं. तो ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क. तो कह रहे द UN हैज़ अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन. अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है, जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है, ठीक है ना, तिरंगा जिसको कहा जाता है, तो वैसे ही UN का भी एक फ्लैग है. आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो दिस, ओके. तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है, जो कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ UN एम्ब्लम, ठीक है. UN की जो एम्ब्लम है, ठीक, तो उसको उन्होंने यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किया हुआ है. जैसे हमारा एम्ब्लम है यहाँ पे, कौन सा है याद करो और बताओ? 4 लॉयन, ओके. तो अगर आप किसी कॉइन के ऊपर भी देखते हो तो 4 लॉयन के जो हेड हैं, ठीक है, हाँ, तो वो एम्ब्लम है इंडिया का. तो वैसे UN का एम्ब्लम ये है, ठीक है. तो इन वाइट अगेंस्ट, ये वाइट कलर में है, ओके, अगेंस्ट अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड. और इसकी जो बैकग्राउंड है पीछे का जो, ठीक है, कपड़ा है, क्लॉथ है, ये लाइट ब्लू कलर का है, ओके. और इस पे वाइट कलर में ये एम्ब्लम बना हुआ है UN का.
तो कहते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन आर इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरेबिक। तो ये जो मतलब यूएन की लैंग्वेजेस हैं वो ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक। जैसे हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस हैं 22 नियर अबाउट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, और मेन जो है नेशनल लैंग्वेज वो है हिंदी। तो वैसे ही जो यूएन ने ये मतलब 6 लैंग्वेजेस को, ठीक है, मतलब वो मान के चलते हैं। तो कह रहे हैं स्पीच मे बी मेड इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कहते हैं अगर किसी ने कोई स्पीच देनी है, कोई भी चीज़ है, तो वो कह रहे इनमें से 6 में से किसी एक लैंग्वेज में वो पहले तैयार होती है। फिर कह रहे इट इज़ इंस्टेंटली ट्रांसलेटेड इनटू द अदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर कह रहे बाद में जो बाकी 5 बच जाती हैं तो उनमें उस स्पीच को फिर ट्रांसलेट किया जाता है। तो मतलब ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको उन्होंने मतलब प्रेफरेंस दी है। तो कहते हैं कि एम मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो जो वर्क करते हैं तो उसके मेन ऑर्गन होंगे, ठीक है ना, मतलब कुछ अंग होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो कह रहे टू कैरी आउट इट्स एम, अपने एम की पूर्ति के लिए देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो वो कौन से हैं? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। तो बेटा ये जो हैं इसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो चलिए फिर हम इसके जो ऑर्गन हैं, ठीक है, यूएन के, तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो कह रहे फर्स्ट इज़ द जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली क्या है? कह रहे इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। वेयर ऑल द मेंबर्स नेशनल where all the member nations are represented। तो कह रही इसमें क्या है कि मतलब जो सारी की सारी नेशंस हैं, सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कह रहे कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन मीट एट द जनरल असेंबली इन सितंबर एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। तो कह रहे वो सितंबर में इनकी मीटिंग होती है सभी मेंबर्स की, जो डिफरेंट टाइप के मतलब जो कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में ये भी रीड किया था कि स्टार्टिंग में इसके सिर्फ 50 मेंबर्स थे और आज की डेट में इसके 193 मेंबर्स हो गए हैं। ओके, तो अब इन सभी की जो है मतलब हर कंट्री में से एक मेंबर होता है, तो उनकी जो है वो सितंबर में एक मीटिंग होती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ओके, तो हमने ऊपर रीड किया ना न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे इनकी मीटिंग होती है सितंबर मंथ में। तो कहते हैं हेयर दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो डिस्कस करते हैं, कोई एक कंट्री के बारे में नहीं बेटा, ठीक है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके, जैसे हिंदी में कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही हमारा घर है, ठीक है, तो वो पूरी मतलब वर्ल्ड को लेके साथ में चलते हैं। एंड सेटल द डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डिस्कशन। और फिर वो क्या है कि इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे मतलब शांतिपूर्वक ढंग से उसको जो डिस्प्यूट हैं, जो झगड़े हैं, उनको कैसे सुलझाना है। तो कह रही इन ऑर्डर टू कम टू अ सेटलमेंट द यूएन पुट्स द मैटर टू वोट। ठीक है, तो कह रहे कि अगर सेटलमेंट का उनको कोई तरीका नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो कह रहे ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, हैज़ वन वोट। कहते कि यूएन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे कोई वो कंट्री रिच है, अमीर है या फिर गरीब है, मतलब छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो हर एक कंट्री की अपनी एक वोट होती है। तो कह रहे कि इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। जब मतलब क्या है कि वोटिंग के दौरान 2/3 मेजॉरिटी जिधर होती है तो उसी की बात फिर मानी जाती है। एवरी ईयर द जनरल असेंबली चूजेज 1 person टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली। तो कह रहे कि हर 2 साल के अंदर, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, द जनरल असेंबली चूजेज 1 person। तो जनरल असेंबली में 1 person चूज़ किया जाता है एज प्रेजिडेंट ऑफ असेंबली। ठीक है, हर साल मतलब प्रेजिडेंट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे बताया ही बेटा कि मिसेस जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो वो फर्स्ट वुमेन थी, ठीक है, पहली ऐसी वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी यूएन जनरल असेंबली की। ओके, तो सेकंड इसमें आ जाता है द सेक्रेटरी काउंसिल।
तो ये क्या है बेटा, तो कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। तो कहते हैं इट हैज़ 15 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 5 आर परमानेंट। तो इसमें जैसे जनरल असेंबली में हर कंट्री का एक एक मेंबर होता है, तो इस सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से जो बनी होती है, तो उसमें कहते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और टोटल होते हैं 15 मेंबर, ठीक है। तो इसमें कहते कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, और कह रहे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं 5, तो इनमें से वो परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। और कह रहे द 10 इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, और बाकी जो अलग जो 10 मेंबर होते हैं बच गए, तो वो क्या है कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो वो किसी भी कंट्री में से हो सकते हैं, बट जो मेन परमानेंट होते हैं वो इन 5 कंट्रीज़ में से ही होते हैं, ठीक है, और किसी कंट्री में से परमानेंट मेंबर को चूज़ नहीं किया जाता। तो कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ टू मेंटेन पीस। तो जो मेन फंक्शन है वो क्या है, शांति, पीस बनाए रखना थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट ट्राइज टू हेल्प द कंट्रीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर एंड प्रिवेंट वॉर। ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो झगड़े हैं उनको पूरे शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के सुलझा लें। व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री, जब एक कंट्री दूसरी पे अटैक करती है, द यूएन सेंड्स द पीस कीपिंग फोर्सेस टू पुट डाउन द अटैक। तो जो यूएन है वो क्या करती है, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस, मतलब जो शांति बनाने वाली सेना है, उसको भेजती है ताकि उस अटैक को क्या है, दबाया जा सके। तो कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ओनली इफ 9 ऑफ इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑल दी 5 परमानेंट मेंबर्स एग्री टू इट। तो कह रही इसमें क्या है कि अगर कोई भी मतलब उन्होंने डिसीजन लेना है तो टोटल 9 मेंबर कहते हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें था ना कि 2/3 मेंबर अगर उसके लिए एग्री हैं तो उसको मान लेते हैं, बट यहाँ पे क्या था 9 मेंबर, ठीक है, उसमें 5 जो मेंबर हैं वो परमानेंट, ठीक है, उनकी तो सहमति होनी चाहिए, बट बाकी कुछ 4 जैसे कंट्री और आ गई तो उनकी सहमति भी होगी, ठीक है ना। यानी 9 टोटल मेंबर, 5 परमानेंट वाले तो हैं ही हैं, ठीक है, उसके बाद 4 अलग। तो अगर 9 मेंबर की होती है तभी उस चीज़ को वो अप्रूवल मिल देगा। तो कह रहे इफ़ एनी परमानेंट मेंबर डजंट एग्री टू एन एक्शन, अगर 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक अगर मना कर देता है तो कहते हैं इट कैन यूज़ इट्स वीटो पावर, तो वो अपनी वीटो पावर यूज़ करता है, ठीक है। तो कह रहे दैट इज़ द पावर टू से नो, ठीक है। तो क्या है, अगर किसी एक परमानेंट मेंबर को अगर वो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके नो कह सकता है कि ये इसके लिए मेरी सहमति नहीं है। तो कह रहे दस ईच परमानेंट मेंबर इज सेड टू हैव द वीटो पावर। तो कह रहे जो परमानेंट मेंबर हैं 5 के 5, तो सबके पास अपनी अपनी एक वीटो पावर होती है। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है इसमें कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो कहते द काउंसिल वर्क्स टू मेक लाइफ बेटर, ठीक है। ऐसी काउंसिल जो क्या करती है, लाइफ को बेटर मतलब अच्छा बनाती है हमारी लाइफ को, जीवन को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो कह रहे कि इट हेल्प्स द पुअर एंड द सिक पीपल। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये क्या करती है, पुअर, इकोनॉमिक है ना, तो मतलब वो मतलब जो हमारी मतलब पैसे से रिलेटेड हो गई, ठीक है, चाहे कोई अमीर है गरीब है, ठीक है, या फिर सोशल, ठीक है। तो कहते कि जो सिक पर्सन आ गए जैसे, तो कह रहे कि दोनों तरह की मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। तो कह रहे इट सेंड्स फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स एंड अदर एसेंशियल थिंग्स टू द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब होती हैं कि मतलब प्रकृति के द्वारा अगर, ठीक है, कोई मतलब आपदा आ गई, ठीक, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, तो मतलब ऐसे टाइम में, ठीक है, या फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, तो क्या करते हैं कि ये उनकी हेल्प करते हैं, मतलब जो ऐसे पर्सन जो लोग उसमें अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर उसका जब प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट है बेटा कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है बेटा, कहते कि दिस काउंसिल लुक्स आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज। ठीक है, ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती हैं बेटा, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे है यूटीज, ठीक है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो वैसे ही ट्रस्ट टेरिटरीज हैं। तो इसमें क्या है, कहते कि द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया का ऐसा रीजन, ऐसे एरिया विच आर और वर, या तो वो अभी भी हैं या पहले थे, क्या थे, अंडर द फॉरेन रूल, जो कि मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट है, मतलब जिनके ऊपर दूसरे राज कर रहे हैं, एंड आर नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और या फिर क्या है, जो अब, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब पहले दूसरे कंट्री का रूल राज चलता था, बट अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, लाइक एस इंडिया। तो कह रहे कि दैट आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो क्या हैं कि अब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी बन गए हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ बेटा कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। तो कहते हैं द मेन एम ऑफ दिस कोर्ट इज टू फाइंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अगर अलग अलग कंट्रीज के अंदर किसी टाइप की डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से क्या है, सुलझाना। तो कह रही इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, मतलब जो पूरी दुनिया में कानून चल रहा है उस अकॉर्डिंग वो सुलझाते हैं। तो कह रहे द हेड क्वार्टर्स ऑफ दिस कोर्ट आर एट वेग, नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड में है जगह वेग, तो वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। तो कहते द सेक्रेटरीट, तो कह रहे इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। तो ये है जो है, ठीक है, तो इसका कहते हैं कि मेन फंक्शन जो है, मेन जो काम है वो क्या है, प्रिपेयर रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना, कीप रिकॉर्ड्स, अपने पास रिकॉर्ड रखना, ठीक है, जैसे ऑफिशियल वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड टेक एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ अदर यूएन बॉडीज़, और अगर दूसरी यूएन बॉडीज़ जो हैं वो कोई डिसीजन लेती हैं तो फिर मतलब अपनी तरफ से कोई काम करती हैं, तो उसके मतलब लिए वो एक्शन भी ले सकते हैं। तो कहते हैं द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट का जो मतलब हेड है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। और कह रहे मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेरेस ऑफ पोर्टुगल, ठीक है, पोर्टुगल के हैं ये, और कह रहे इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो वो अब के टाइम में इसके जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। तो नेक्स्ट कह रहे कि एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो बेटा हमने पहले इसकी जो 6 जो ऑर्गन्स थे उसके बारे में रीड किया, तो अब हम इसकी जो एजेंसीज हैं तो उनके बारे में अब रीड करेंगे। तो कहते कि द यूएन हैज़ मैनी ड्यूटीज़, जो यूनाइटेड नेशन है तो उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, काम है उसके बहुत सारे। तो कहते टू परफॉर्म, उसको करने के लिए बहुत से काम हैं। तो कह रहे फॉर डिस्चार्जिंग इट्स वेरियस ड्यूटीज़, डिस्चार्जिंग मीन्स कि उनको निभाने के लिए, पूरा करने के लिए, इट हैज़ मैनी एजेंसीज, तो यूएन के पास अलग अलग टाइप के एजेंसीज हैं। तो कह रहे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर एज फॉलो, जो मतलब मेन एजेंसीज हैं यूएन की तो वो नीचे लिखी हैं। तो कहते हैं फर्स्ट इज़ यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है, मतलब जो बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, वो फंड। तो ये जो एजेंसी है ये क्या करती है, ये बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, तो छोटे बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करती है। तो कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे इट हैज़ मिलियंस ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन इन पुअर कंट्रीज बाय गिविंग दैम मेडिसिन एंड फूड, ठीक है, ये क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को और उनकी जो मदर्स हैं उनको ये मतलब मेडिसिन भी, फूड भी, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो कह रहे कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिसीजेज अमंग द चिल्ड्रन, और बच्चों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं तो उससे भी बचाने में ये हेल्प करते हैं। कह रहे इन आवर कंट्री द यूनिसेफ इज़ हेल्पिंग इन
कंडक्टिंग प्रोग्राम्स लाइक आंगनवाड़ी फॉर द डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर द चिल्ड्रन। हमारी कंट्री इंडिया में भी बेटा आप जानते हो ना कि आंगनवाड़ी है, ठीक है, तो ये भी इसी के यूनिसेफ के अंडर ही आता है ये प्रोग्राम उनका। और वो क्या करते हैं कि बच्चों की और मदर की, ठीक है, मतलब उनकी हेल्थ के लिए, उनकी डेवलपमेंट, मतलब वो बच्चे छोटे से बड़े हों उसके लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा WHO, ठीक है, ये दूसरी एजेंसी है इसमें, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है बेटा, कहते कि इसमें इट हेल्प्स द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। कह रहे इट्स मेन एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ठीक है, मतलब जो बीमारियां फैलती हैं तो उसको रोकने में ये हेल्प करते हैं। तो कहते हैं इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। और कहते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल इज़ द गोल ऑफ द WHO। तो आपको याद होना चाहिए WHO का मेन गोल क्या है, हेल्थ फॉर ऑल। तो कहते हैं WHO ऑर्गेनाइजेस कैंपेन्स अगेंस्ट डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो कह रहे कि जो WHO वो कैंप लगा के, ठीक है, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस टाइप की जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उससे बचाव के लिए वो कैंप लगाते हैं। और कहते हैं इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिसीजेज दैट कैन नॉट बी टोटली वाइप्ड आउट। कह रहे कि ऐसी बीमारियों के लिए हेल्प करते हैं जो मतलब टोटली जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, तो वो मतलब कुछ टाइम के लिए कंट्रोल की जा सकती हैं। तो कह रहे इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इरेडिकेट डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, और यही WHO जिसकी हेल्प से मतलब जो स्मॉल पॉक्स टाइप की जो बीमारी थी, ठीक है, जो जानलेवा बीमारी थी, तो उससे पूरी दुनिया बच गई थी, ठीक। तो थर्ड इसकी जो एजेंसी है दैट इज़ यूनेस्को। ये क्या है, कहते हैं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मतलब पूरी मतलब हर पूरी दुनिया की जो एजुकेशन से सोशल जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल जो मतलब हर एक से रिलेटेड है। तो कह रहे कि इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। द मेन एम ऑफ द यूनेस्को इज़ टू स्प्रेड नॉलेज सो दैट पीपल मे लिव इन बेटर कंडीशन, ठीक है, इनका मेन एम है नॉलेज, ठीक है, सबको ज्ञान देना, ठीक है, अगर सबको नॉलेज होएगी तभी क्या है कि वो अच्छी कंडीशन में अपनी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। तो कह रहे इट हैज़ हेल्प्ड टू इम्प्रूव द एंड एक्सपैंड द एडल्ट एंड वुमेन्स एजुकेशन। ये क्या करते हैं कि वुमेन और जो एडल्ट हैं, ठीक है ना, उनकी एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन इन द बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड पिछड़ी हुई कंट्री हैं, ठीक है, तो उनमें ये मतलब जो साइंटिफिक एजुकेशन है साइंस से रिलेटेड, ताकि वो कंट्री भी डेवलप हो सके, आगे बढ़ सके, तो उसके लिए वो हेल्प करते हैं। इट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस एंड ट्रेनिंग टू नेशंस in the preservation of art, architecture and monuments that are the symbols of the world heritage, ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब जो हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है, आर्ट हो गया, ड्राइंग और आर्किटेक्चर जो मतलब स्टैचू वगैरह से रिलेटेड हो गया, मोन्यूमेंट्स, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना, तो मतलब ये क्या है, हमारी जो विरासत है, ठीक है, मतलब जो हमारा पुराना कल्चर था, तो उसको भी ये मतलब इम्पोर्टेंस देती है ये एजेंसी। नेक्स्ट इज़ FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कह रहे इट एम्स टू हेल्प कंट्रीज़ टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन। ये अलग अलग कंट्रीज़ को उनकी फूड की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो कह रहे कि इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन रोम, इटली, इटली की रोम में इसका हेडक्वार्टर है।
द FAO experts help countries to improve their methods of farming, to fight diseases that destroy crops and to overcome the soil erosion. ये क्या करते हैं कि नए नए मेथड फार्मर को, ठीक है, सिखाते हैं ताकि उनकी जो फार्मिंग है मतलब खेती बाड़ी में सुधार आ सके, और जो मतलब डिसीज़ जो फसलों में बीमारियां होती हैं जिससे पूरी की पूरी फसल ख़त्म हो सकती है, तो उससे बचाने के भी उपाय बताते हैं. और सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है ना, मतलब हवा से, बाढ़ से, मतलब अगर मिट्टी जो है वो बह के कहीं और चली गई तो फिर वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल स्टेप उठाते हैं. दे डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, और ये मतलब अच्छी किस्म की जो क्वालिटी के बीज होते हैं, फर्टिलाइज़र खाद वगैरह, और इंसेक्टिसाइड जो मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने की दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड भी करवाते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब जो लेबर जो होते हैं वर्कर, ठीक है, उनसे रिलेटेड है. तो कह रहे इट हेल्प्स द कंट्रीज़ इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ देयर पीपल, कि उनके लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है उसको अच्छा किया जा सके, तो उनको वो ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं. तो कह रहे इट एम्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट, और जो उसके वर्कर काम करने वाले बंदों में और या गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, या मालिक में और नौकर में, जैसे कहते हैं कि डिस्प्यूट होती हैं, झगड़े होते हैं कुछ, तो उसको सुलझाने का भी ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन की वाली. तो नेक्स्ट इज़ बेटा कि मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब कहते हैं कि जो मतलब यूनाइटेड नेशन ने इतने काम किए तो उसके अंदर उसको कुछ अचीवमेंट कुछ हासिल भी तो हुआ होगा, ठीक है, तो उसने कौन कौन से गोल पा लिए हैं, तो इसके बारे में अब देखते हैं. तो कह रहे दो देयर हैव स्टिल बीन क्वाइट अ फ्यू वार्स सिंस द UN केम इनटू बीइंग, सच आर वार इन कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक एक्सेट्रा. कहते कि चाहे यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपस में झगड़ा हुआ, बट कहते कि येट इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग दैम फ्रॉम बीइंग वर्ल्ड वॉर. बट ये वर्ल्ड वार का रूप ले ले, ठीक है, तो उसको रोकने में UN सफल हुआ है. तो कह रहे इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ दैट इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग अ थर्ड वर्ल्ड वॉर सो फार, ठीक है, और ये मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बचाने में बहुत ही अच्छे से सफल हुए हैं. और कह रहे कि इट हैज़ रिजॉल्व मैनी इंटरनेशनल इश्यूज पीसफुली. इसने दुनिया के बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब इशू थे, ठीक है, मतलब जिनको उसने मतलब शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया है. द UN हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक द नेशंस रियलाइज द रिस्क ऑफ हैविंग स्टॉक पाइल्स, ठीक है, स्टॉक पाइल्स मतलब जो भंडार होते हैं, ठीक है, रिस्क ऑफ हैविंग स्टॉक पाइल्स ऑफ एटॉमिक एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. तो कह रहे कि इसने ट्राई किया कि मतलब जो मतलब एटॉमिक जो बम वगैरह हैं, ठीक है, हथियारों का मतलब जो भंडार भर के रखने में, ठीक है, और फिर उसका जो रिस्क हो जाता है तो उसके कम किया जा सके. इट एनकरेजेस दैम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन. उसने कहा कि आपको ये जो विनाशकारी जो वेपन है, हथियार हैं, इनको कम से कम बनाना है, ठीक है, अपने पास रखना है कम से कम, ठीक, ताकि ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना हो सके कि हर एक बंदा ऐसा सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ तो फिर वो दूसरे पर अटैक करेगा ही करेगा. तो इस UN ने मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हुई है. तो कह रहे इट हैज़ प्रोवाइडेड रिलीफ टू रिफ्यूजीज़ एंड द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. जो रिफ्यूजी हैं, ठीक है, जिनको अपना देश छोड़ के दूसरी जगह आना पड़ गया, या फिर ऐसे विक्टिम, ठीक है, जो मतलब होते हैं मतलब जिन पे मतलब किसी नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब जो असर हुआ, ठीक है, तो मतलब ऐसे बंदों की भी हेल्प इसने की है. तो कह रहे विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस एजेंसीज द UN हैज़ बीन कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज टू रिमूव इग्नोरेंस, इलिटरेसी, डिसीजेज एंड पॉवर्टी, ठीक है, तो मतलब इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, ठीक है, इसने सबको नॉलेज दी, इलिटरेसी अनपढ़ता को दूर किया, डिसीजेज बीमारियों को, और पॉवर्टी गरीबी को भी दूर करने में काफ़ी हद तक ये सफल रही है. तो लास्ट में बेटा देख लेते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइंड मतलब गुट निरपेक्ष, ठीक है, मतलब जब एक बात होती है कि मतलब जब गुट बन जाते हैं, ठीक है, तो जब गुट अलग अलग बन गए तो फिर वो क्या करते हैं, आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है. तो अब हम इसी गुट निरपेक्षता के बारे में अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं.
कहते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USA एंड USSR, ठीक है, ये दो बनी, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USSR की यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये कहते हैं कि बिकेम 2 सुपर पावर, तो ये 2 अलग अलग सुपर पावर बन गई एंड दे स्टार्टेड राइवल मिलिट्री ब्लॉक्स एंड कैंप्स, ठीक है, इन्होंने मतलब राइवल मतलब क्या हो गया, जो मतलब प्रतिद्वंदी, ठीक है, एक दूसरे से मतलब कंपटीशन करने का भाव आ गया, भी हमारे पास ज़्यादा मिलिट्री है तुम्हारे पास, इस टाइप से। तो कहते इट सीम्ड दैट द वर्ल्ड वॉर हेडिंग फॉर अनदर वार, ठीक है, कि मतलब वर्ल्ड जो था, ठीक है, पूरी दुनिया, तो इसमें भी अगली वॉर का झटका मतलब लग सकता है, तो ऐसा उन्होंने देखा। तो कह रहे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेल्ट दैट दिस टाइप ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड पीस, कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ऐसी जो मतलब मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए तो ये बहुत ही नुकसान कारक हैं। तो कहते हैं ही अलॉन्ग विद जोसेफ ब्रॉस टीटो ऑफ यूगोस्लाविया and President Abdel Gamal Nasser of Egypt started the non-aligned movement, तो उन्होंने जो non-aligned movement थी तो उसको स्टार्ट किया। The aim of this movement was to make the developing countries realize that they should remain न्यूट्रल एंड शुड नॉट ज्वाइन मिलिट्री ब्लॉक्स, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मतलब जो अभी डेवलप कर रही हैं कंट्रीज़, ठीक है, मतलब विकास कर रही हैं, तो वो ऐसे गुटों में ना बटें, ठीक है, और अलग रह के ही अपना शांतिपूर्वक ढंग से रहें। तो कह रहे दिस विल प्रिवेंट वार्स एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस, और इसी की हेल्प से क्या है कि वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति को बना के रखा जा सकता है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर और ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होती है। ओके बेटा, बाय।